नमस्कार विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में मैं आपको अर्थशास्त्र और इसकी दोनों शाखाओं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको अर्थशास्त्र के इतिहास से लेकर अब तक की स्थिति तक विस्तार से बताया था। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रथम वर्ष में पढ़कर आए हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने से पूर्व उन्हें अर्थशास्त्र और इनकी दोनों शाखाओं के उदय के बारे में फिर से जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं संक्षिप्त रूप में इन दोनों शाखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1776 से पूर्व अर्थशास्त्र का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अर्थशास्त्र अलग अलग विषयों के साथ में रहा, कभी ये धर्म के साथ में, तो कभी राजनीति के साथ में, कभी राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में, तो कभी एथिक्स के साथ में, तो कभी अलग अलग क्षेत्रों, बिखरे हुए सिद्धांतों, नियमों के रूप में रहा, जैसे कि प्रकृतिवादियों के विचार, वणिकवादियों के विचार आदि। सन 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे संक्षिप्त रूप में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं और जिसे हम हिंदी में राष्ट्रों का धन कहकर पुकारते हैं। यह पुस्तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक सितारे के रूप में उभर कर आई और अर्थशास्त्र को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने के लिए पहला प्रयास रही है। इससे पूर्व अर्थशास्त्र अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती थी। यद्यपि आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती थी, लेकिन वो कार्य से, अनुभव से, शब्दों से बताकर, लिखकर, जिस भी रूप में होती थी वो हस्तांतरित होती थी। लेकिन अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। 1776 में इस पुस्तक के बाद अर्थशास्त्र का स्वतंत्र वजूद उभर कर सामने आया और अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा एडम स्मिथ द्वारा दी गई, जो इस पुस्तक में है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। 1776 में दी गई इस परिभाषा से लेकर अब तक अर्थशास्त्र को मोटे तौर पर 4 परिभाषाओं में विभक्त किया जाता है। पहली परिभाषा जो एडम स्मिथ ने दी, और अर्थशास्त्र का जनक भी इन्हें कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही पहली बार अर्थशास्त्र को स्वतंत्र अस्तित्व दिलाने का प्रयास किया था। पहले जो परिभाषाएं दी गई वो परिभाषाएं प्रतिष्ठित विचारधारा की परिभाषाएं कहलाती है, जो कि एडम स्मिथ की परिभाषा के समतुल्य थी या उसके जैसी ही थी। उसके बाद इस परिभाषा की कटु आलोचना हुई और अर्थशास्त्र को रोटी के टुकड़ों का विज्ञान कहकर पुकारा जाने लगा, कुबेर का अध्ययन कहकर पुकारा जाने लगा। और ऐसे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल आए और मार्शल ने अर्थशास्त्र को गर्त से बाहर निकालने की कोशिश की और अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी, जिसे हम कल्याण रूपी परिभाषा के रूप में जानते हैं। उनकी परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र न केवल धन का विज्ञान है, बल्कि यह उससे भी ऊपर मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन, न कि मनुष्य धन के लिए है। धन का उपयोग इस प्रकार से किया जाए जिससे कि मानव का भौतिक कल्याण बढ़े, मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। 1932 में रॉबिन्स ने पूर्व की इन दोनों परिभाषाओं से बिल्कुल भिन्न परिभाषा दी, और वह परिभाषा थी दुर्लभ साधनों से संबंधित परिभाषा। अर्थात मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साधन दुर्लभ है, सीमित है।
तो इन अनंत आवश्यकताओं को, इन असीमित आवश्यकताओं को इन सीमित साधनों से किस प्रकार पूरा किया जाए, लेकिन साधन वैकल्पिक उपयोगों वाले होते हैं। इसलिए इन वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए जिससे कि हमारी तीव्र या उग्र प्राथमिकता वाली आवश्यकताएं पहले संतुष्ट हो, और इस प्रकार चयन की समस्या भी उत्पन्न होती है। इस परिभाषा के बाद 20वीं सदी के मध्य तक आते आते बहुत कुछ परिवर्तन आए और मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में भी बहुत वृद्धि हुई, कई वैश्विक घटनाएं भी आई और सभी देश विकास की ओर अग्रसर होने लगे और सैमुअलसन द्वारा अर्थशास्त्र की नई परिभाषा दी गई जिसे विकास केंद्रित परिभाषा कहा जाता है। सैमुअलसन के अनुसार व्यक्ति को, फर्म को, उद्योग को या फिर राष्ट्र को अपने पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना चाहिए और उन उपलब्ध संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि वह वर्तमान उपभोग भी कर सके और भविष्य के उपभोग के लिए भी उन साधनों को संरक्षित करके रख सके। सैमुअलसन की ये परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है अब तक की, और यह परिभाषा आधुनिक परिभाषा भी कहलाती है। इस प्रकार 1776 से लेकर वर्तमान तक मोटे तौर पर अर्थशास्त्र की 4 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा जो एडम स्मिथ ने दी थी और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दी थी, जो कि धन के विज्ञान के रूप में है। दूसरी परिभाषा कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई, जो कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा कहलाती है। और तीसरी परिभाषा दुर्लभ साधनों से संबंधित परिभाषा कहलाती है, जो कि 1932 में रॉबिन्स द्वारा दी गई। और चौथी परिभाषा सैमुअलसन द्वारा दी गई, जो कि विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है, और यह परिभाषा आधुनिक परिभाषा भी है। इसमें स्थितिक के साथ में गत्यात्मक विश्लेषण के बारे में भी कुछ कुछ आभास होता है, और साथ में यह परिभाषा मेरे अनुसार सुस्थिर विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, उसका भी आधार स्तंभ रहा है, या फिर नींव सैमुअलसन ने इस परिभाषा में ही रख दी थी सुस्थिर विकास के शब्दों की या सुस्थिर विकास संबंधी अध्ययन की। कालांतर में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विस्तार हुआ, उसके कई कारण रहे। मानव सभ्यता के विकास के साथ में प्रगति, उन्नति, अनेक वैश्विक घटनाएं, नए नए आर्थिक क्रियाकलापों उदय, 1930 की महान मंदी, ऐसे अनेक कई कारण रहे जिसके कारण अर्थशास्त्र का क्षेत्र विकसित होता गया और इतना विस्तृत हो गया कि 20वीं सदी के आरंभ तक आते आते यह माना जाने लगा कि अब अर्थशास्त्र को केवल एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, इनकी शाखाएं होनी चाहिए। और 1920 में पहली बार रैगनर फिश ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, माइक्रो और मैक्रो। इसी दौरान अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी कुछ नाम सुझाए, लेकिन 1932-33 में रैगनर फिश ने, जो कि नोबेल लॉरेट्स भी है, यानी नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला है, इन्होंने अपने लेख में अर्थशास्त्र की इन 2 शाखाओं का वर्णन किया। जिस शाखा में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहें, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहें, जिसे हम व्यष्टि और सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और यदि हमें समूह का अध्ययन करना है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है, तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना होगा। अर्थात हम इसको यूं देखें कि अर्थशास्त्र की यहाँ पे 2 शाखाएं उभर कर आई, और ये शाखाएं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र कहलाती है। पहली जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरी शाखा जो समष्टिगत अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें
समूह या सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसको हम विस्तृत रूप से इस प्रकार देख सकते हैं। यद्यपि द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ के आए हैं, उनको पता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है या इसमें क्या पढ़ा जाता है, विषय सामग्री क्या है, फिर भी एक बार मैं इसे दोहरा देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसको हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: मांग का नियम, उपभोक्ता का व्यवहार, उपयोगिता विश्लेषण, उत्पादन फलन एवं उत्पादन लागतें, आर्थिक संतुलन व कीमत निर्धारण, बाजारों के भिन्न भिन्न स्वरूप, वितरण के सिद्धांत और साधन कीमत निर्धारण। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी इस वर्ष पढ़ेंगे, इसमें विषय सामग्री इस प्रकार है। विषय क्षेत्र तो इसका समूह का अध्ययन है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से संबंधित है और सामूहिक आर्थिक चरों का, आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक घटनाओं का, आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। और विषय सामग्री के रूप में हम इस प्रकार कह सकते हैं इसे: राष्ट्रीय आय और रोजगार का सिद्धांत, राष्ट्रीय उपभोग फलन या उपभोग के स्तर का अध्ययन, बचत और निवेश फलन का अध्ययन, आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का अध्ययन, मुद्रा, बैंकिंग और सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन, लोक वित्त, राजस्व, सार्वजनिक आय और व्यय का अध्ययन। और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी इसी का अंग रहा है। यद्यपि समय के साथ में अर्थशास्त्र का और अधिक विस्तार हुआ, इसी कारण से समष्टि अर्थशास्त्र के विस्तार में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की एक नई शाखा उभर कर सामने आई है। इसी तरह से बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित भी मौद्रिक और बैंकिंग अर्थशास्त्र भी अलग से पढ़ा जाता है। और इसी प्रकार से एक नई शाखा और उभर कर आई है, जिसे हम लोक वित्त या राजस्व, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, उसे भी अलग शाखा के रूप में पढ़ा जाता है। इस प्रकार हमने ये जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। अब इन दोनों में अंतर भी स्पष्ट हो जाए। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर को अनेक विद्वानों ने बहुत अधिक बिंदुओं के साथ प्रस्तुत किया है। मैं यहाँ पर 4 बिंदुओं में इनको विभाजित कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट हम इस प्रकार लिख सकते हैं: व्यष्टि अर्थशास्त्र वैयक्तिक स्तर पर आर्थिक चरों, आर्थिक संबंधों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, घरेलू अथवा उपभोक्ता से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर सामूहिक आर्थिक चरों, आर्थिक संबंधों या समग्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उपभोग, निवेश फलन, रोजगार के स्तर का अध्ययन। दूसरे बिंदु के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं: व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतया एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग के उत्पादन या कीमत निर्धारण से संबंधित अध्ययन है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समग्र उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। तीसरे बिंदु के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं इसे: व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि समग्र अथवा समष्टिगत चर स्थिर है अथवा अपरिवर्तित है, और यदि ये स्थिर है और अपरिवर्तित है तो वैयक्तिक आर्थिक चरों का निर्धारण कैसे किया जाए, फर्म और उद्योग को कैसे निर्णय लिया जाए, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किन किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, जिससे उनकी लागतें कम आएँ और लाभ अधिक हो। जबकि समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण में यह मान लिया जाता है कि व्यष्टिगत आर्थिक चरों का निर्धारण हो चुका है या स्थिर है, और ऐसी स्थिति में समष्टिगत संतुलन की दशा क्या होगी
संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस दिशा की ओर अग्रसर है या किस दिशा की ओर बढ़ रही है और बढ़ेगी भविष्य में। और चौथे बिंदु के रूप में हम यूँ लिख सकते हैं, व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसका महत्व समष्टि की अपेक्षा कम रह गया है। यद्यपि व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन को हम कमतर नहीं आंक सकते, लेकिन समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण का जिस प्रकार से महत्व बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से जटिलता बढ़ती जा रही है और जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आ रहा है, हर चीज़ समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत जुड़ती जा रही है। इस कारण समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण की अपेक्षा व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण का महत्व कम है। समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण अत्यंत जटिल होता जा रहा है तथा इसका महत्व दिनों दिन और क्षेत्र भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज इस व्याख्यान में हमने अर्थशास्त्र के उदय और इस अर्थशास्त्र की इन दोनों शाखाओं के उदय और इसकी विषय सामग्री और इन दोनों में अंतर के बारे में अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।